नमस्कार दोस्तों वोल्टा टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए, ओम का नियम। हम ओम के नियम के बारे में समझेंगे। ओम का नियम को समझने से पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स के बारे में, यानी जो सिंबल, इनके सिंबल्स हैं उनके बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले विद्युत सेल का जो सिंबल्स होता है ऐसा होता है। उसके बाद में बैटरी या सेलों का जो संयोजन होता है वो ऐसा है, यानी बहुत सारी बैटरी है जिसमें 3 बैटरी जुड़ी हुई है, 4 बैटरी जुड़ी हुई है, ऐसे करके हमने ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये बैटरी के संयोजन हो गए। इसके बाद में हमारी ये कुंजी, यानी उसको हम स्विच बोलते हैं। स्विच एक तो बंद होता है और एक खुला होता है। अगर हमारा सर्किट जब कंप्लीट होगा, कब रहेगा? जब बंद रहेगा। ये स्विच जब बंद रहेगा तभी तो हमारा स्विच कंप्लीट होगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा। और अगर खुला रहेगा, जब कुंजी खुली रहेगी तब हमारा जो सर्किट होगा वो ओपन रहेगा। मतलब ये जब, यानी यहाँ मान लो अगर हमारे बल्ब जलाना है, जलेगा कब? जब इसे बंद कर देंगे हम। जब इसे बंद करेंगे तभी हमारा बल्ब जलेगा, और जब ये कुंजी खुली रहेगी तो हमारा बल्ब है वो बंद हो जाएगा, यानी वहाँ। अब अगला है तार क्रॉसिंग। तार का मतलब जब हम तार के ऊपर से तार अगर इसे दर्शाता हो, सिंबल दर्शाना होता है तो उसका ये तार का क्रॉसिंग ही होता है। इसके बाद में विद्युत बल्ब, जो बल्ब का सिंबल्स होता है वो ऐसा होता है। प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। रेजिस्टेंस का सिंबल्स ऐसा होता है, जो हमारे यहाँ अभी इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। इसके बाद में होता है परिवर्तित प्रतिरोधक। जो परिवर्तित प्रतिरोध, हमारा जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध जो अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है वो तो होता है ऐसे वाला, और जो इंटरनेशनल जो प्रतिरोध होता है वो ऐसा होता है। अब हम वो धारा नापने के लिए काम आता है, जिसे हम, जो हमारा सर्किट है, उस सर्किट के श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जो अमीटर होता है, हम अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इसके बाद में वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर को हम पॉजिटिव और नेगेटिव सिरों से जोड़ते हैं, यानी हमारे जो न्यूट्रल और फेस है उन दोनों को जोड़ते हैं, और इसके द्वारा क्या नापा जाता है? विभवांतर नापा जाता है। अब हम बात करेंगे ओम के नियम की परिभाषा, डेफिनेशन के बारे में। हम ओम के नियम की डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको जो एक बार धारा के बारे में बता देता हूँ। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, यही होता है। यानी 1 सेकंड में हम एक आवेश अगर प्रभावित करते हैं तो उस चालक में जो धारा होगी वो कितना होगी? 1 एम्पियर। एक होता है विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या होता है? यानी जो विभव होते हैं, जितना विभव को हम लाने में, यानी किसी बिंदु तक लाने में जितना हम कार्य करते हैं उसे विभव कहते हैं, और विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे किसी चालक में, अब इसकी डेफिनेशन है, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर। जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। जैसे यहाँ एक मैंने बल्ब लगा दिया, यहाँ मैंने एक बैटरी लगा दी, और यहाँ मैंने एक कुंजी लगा दी, और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने अमीटर लगा दिया, और यहाँ पर मैंने कुंजी लगा दी। ये हमारा बल्ब है, इसके यहाँ पर हमने वोल्टेज, एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया। अब देखिए, किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा के संबंध में स्थापित करता है। यानी ओम का नियम कह रहा है कि ये जो धारा और विभवांतर है उन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। संबंध किसे स्थापित करता है? जैसे हमारे पास ये कोई नली है, या कोई कांच की एक नली है। इस कांच की नली के अंदर हमने एक बॉल, इसके अंदर बॉल डाल दी, बहुत सारी ऐसे 4 हमने बॉल डाल दी, इतनी बड़ी हमने ले ली, इसके अंदर 4 बॉल डाल दी। अगर हमें किसी बल के द्वारा, यहां बल को हम मान लेते हैं विभवांतर, ये जो बॉल है ये है आवेश, और ये जो नली है इसको हम बोलते हैं चालक या कंडक्टर। मैं यहां किसी बल के द्वारा, यानी वोल्टेज के द्वारा मैं जैसे इसे धक्का मारूंगा, इसे बल लगाऊंगा थोड़ा, तो ये क्या करेगी? बॉल बाहर निकल जाएगी। यानी जितनी मैं जोर से धक्का मारूंगा उतनी तेज ये जो बॉल है वो बाहर निकलेगी। यानी 1 सेकंड के अंदर एक बॉल निकलती है,
1 सेकंड में अगर एक बॉल निकल रही है तो मतलब यानी एक आवेश निकल रहा है, तो हमारा जो धारा क्या हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी अगर यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है, ये वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, अगर वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घटेगी। ये इन दोनों में संबंध होता है, क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो धारा के समानुपाती होता है। अब हम आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा, जैसे हमारे पास ये एक डायग्राम है, यहां पर हमने एक बैटरी जोड़ रखी है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहाँ ये क्लोज सर्किट है, इसमें हमने एक बैटरी जोड़ रखी है। यहाँ पे मतलब एक सेल मान लो, तो यहाँ तो हो जाएगा वोल्टेज, यहाँ हो जाएगी धारा, ये हमारी एक सारणी आ गई। यहाँ जो हमारा सेल है वो मिनिमम मान लो कि 1.5 वोल्टेज ही तो होता है एक सेल मैंने इसमें यहाँ जोड़ दिया, तो धारा मान लेते हैं, धारा 1 एम्पियर हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ वोल्टेज बढ़ा दी है, यानी कि यहाँ मैंने एक सेल और जोड़ दिया, एक सेल को और जोड़ दिया, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 वोल्टेज हो जाएगा। अगर वोल्टेज 3 हो जाएगा तो धारा भी दुगनी हो जाएगी, तो धारा कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे 3 सेल जोड़ दिया तो धारा भी क्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ 3 जोड़ने से कितना हो जाएगा, 4.5 वोल्टेज हो जाएगा। धारा कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कभी क्वेश्चन में या आप लोगों को भी पूछा जाए V बराबर I कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना, V बराबर I कभी नहीं होता। अगर हमें V बराबर करना है तो ये होता है R के, यानी जो V होता है वो इसके बराबर होता है, और इससे हम बोलते हैं प्रतिरोध, इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR होता है। कभी इनके तीनों के बारे में, सूत्रों के बारे में या न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकता है कि R कभी R दे रखा है, और I दे रखा है V पूछ सकता है, या V दे रखा है I दे रखा है R पूछ सकता है। इसे इन डेफिनेशन को याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसे इन्हें कभी भी याद कर सकते हैं हम। इसमें V हो गया और इसमें I हो गया, इसमें R हो गया। इसके सूत्र है वो याद करने की, जैसे हमें अगर V R दे रखा है, I R दे रखा है, हमें V ज्ञात करना है तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें कभी I ज्ञात करना है, वो V दे रखा है, R दे रखा है, तो वो ऐसे हो जाएगा। मतलब इनके जो शॉर्ट ट्रिक है, इनको सूत्र को याद करने की होती है। अब हम आगे देखते हैं इसके, जो हमारा प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध की जो इकाई होती है वो ओम होती है। और ये ध्यान रखना, जो ओम का जो नियम है वो जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1826 ईस्वी के अंदर, 1826 में दिया था। जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम के बारे में प्रतिपादित किया था। हम प्रतिरोध के बारे में पढ़ने से पहले मैं इसके थोड़ा नियम बता देता हूँ। प्रतिरोध के नियम कौन कौन से होते हैं दोस्तों। प्रतिरोध के जो नियम होते हैं, पहला जो नियम होता है वो होता है, प्रतिरोध होता है वो चालक के समानुपाती होता है, वो लंबाई के समानुपाती होता है, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी अगर हम लंबाई को बढ़ाएंगे, चालक की अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे, जितनी हम लंबाई बढ़ाएंगे हमारा प्रतिरोध भी उतना है बढ़ता जाएगा। दूसरा होता है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है वो चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्वा का अनुमानुपाती होता है। यानी अगर हमारा जो कटाक्ष क्षेत्रफल का मतलब होता है तार की मोटाई, जो ये कटाक्ष क्षेत्रफल होता है ना, ये मोटाई होती है। जैसे अगर ये पतला है, ये मोटा है, तो इसके अंदर जो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इस वाले में अगर मोटा है तो ये प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमारी धारा है उसको बहने के लिए मार्ग मिलेगा, अच्छी तरीके वो चले जाएगी। तो जो प्रतिरोध है वो दूसरा होता है, वो कटाक्ष क्षेत्र के ऊपर भी निर्भर करता है। तीसरा जो होता है वो निर्भर करता है
पदार्थ या फिर उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, यानी पदार्थ की किस्म के ऊपर निर्भर करता है। आर बराबर होता है जिसे हम रो बोलते हैं अपॉन ए होता है। अगर इसके अंदर कभी प्रतिरोधकता पूछ रहे तो भी हम बता सकते थे, इसे ये सूत्र बन जाएगा इसका, रो बराबर हो जाएगा आर ए अपॉन एल। अगर इसकी मात्रक की हम बात करें तो आर का मात्रक क्या होता है ओम, और जो कटाव क्षेत्र होता है एरिया होता है वो किस में होता है सेमी स्क्वायर में होता है, और जो हमारी लंबाई होती है वो किस में होती है सेमी में होती है। तो यहां एक सेमी से सेमी कट जाएगा, तो हमारा जो प्रतिरोधकता होती है उस प्रतिरोधकता क्या इकाई हो जाएगी ओम सेमी। एक जो हमारा चौथा होता है वो होता है टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ताप पर भी, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है। अब इसे हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। इसके अलावा में थोड़ा सा ये किन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता, जो हमारा प्रतिरोध होता है वो किन के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसके बारे में बताता हूँ। ये तो है निर्भर करता है, और ये निर्भर नहीं करता। किन किन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता? सबसे पहले जैसे हमारे पास कोई भी सर्किट है, जैसे हम एक सर्किट है, यहाँ एक बल्ब लगा दिया, इसे एक सेल से जोड़ दिया, 10 वोल्टेज सेल से हमें जोड़ देगा। एक बल्ब और ले लिया, इस बल्ब को हमने 10 वोल्टेज, इसे भी 10 वोल्टेज सेल से हमने जोड़ दिया। यहाँ जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो एसी दे रहे हैं, यहाँ जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो डीसी दे रहे हैं। चाहे ये यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस है, इसका भी 5 ओम रेजिस्टेंस है। मैं इसमें धारा जब सप्लाई देता हूँ, जब वोल्टेज हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देने से इसके अंदर जो धारा होगी उस धारा में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे एसी दूं या डीसी दूं, मैं यहाँ पे भी 10 वोल्टेज दे रहा हूँ तो यहाँ 5 ओम है, तो यहाँ धारा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। मतलब डीसी जो होती है, डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, और एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है 50 हर्ट्ज होती है। यानी इसके अंदर जो हमारा जो प्रतिरोध होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, यानी आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। पहला तो हो जाएगा आवृत्ति के ऊपर निर्भर नहीं करता। दूसरा कारण क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी क्षेत्र, ये तार है, इस तार का एरिया चाहे कितना भी हो, एरिया होना चाहिए, इतना होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, त्रिभुजाकार हो या वर्ताकार हो, कैसा भी हो, लेकिन वो एरिया होना चाहिए, इतना एरिया होना चाहिए। यानी जो हमारा जो प्रतिरोध है वो आकृति के ऊपर भी निर्भर नहीं करता। तीसरा है जैसे हमारे पास एक बल्ब है, इसमें हमने यहाँ पे 230 वोल्टेज दे रखी है, एक बल्ब और ले लिया, उससे भी हम यहाँ 160 वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। ये जो बल्ब है वो हमारा 100 वाट का है, ये जो बल्ब है वो हमारा 100 वाट का है। दोस्तों जैसे हम इसमें सप्लाई देंगे तब क्या होगा, इसमें अगर हम 230 वोल्टेज सप्लाई दे देंगे तो वो हमारा बल्ब वो फुल जलेगा। इसमें हमने क्या किया, वोल्टेज कम कर दिया। वोल्टेज कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिम हो जाएगी, लाइट डिम हो जाएगी। यानी अगर वोल्टेज कम करेंगे तो धारा भी कम हो जाएगी। यहाँ वोल्टेज अगर बढ़ा रहे तो धारा भी बढ़ जाएगी, तो हमारी लाइट है वो भी फुल जलेगी। यहाँ पर हमने क्या किया, वोल्टेज को कम कर दिया तो हमारी जो धारा है वो भी कम हो जाएगी। यानी इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध तो वही रहेगा। अगर हम इसमें प्रतिरोध तो वही रहेगा, चाहे इसमें निकालो या इसमें निकालो, प्रतिरोध तो बराबर रहने वाला, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो हमारा प्रतिरोध होता है वो वोल्टेज के ऊपर भी निर्भर नहीं करता, यानी वोल्टता भी हो सकता है यहाँ पे, या फिर ईएमएफ या विद्युत वाहक बल भी हो सकता है। एक चौथा जो कारण होता है हमारा जो चालक होता है
चालक जो होता है वो कितना भी भार हो, जैसे भार के ऊपर डिपेंड नहीं करता, भार कितना है वो चालक का, कोई प्रतिरोध पे उसमें कोई निर्भर नहीं करता इससे। अब हम ताप गुणांक के बारे में बात करते हैं। हमारा जो प्रतिरोध होता है वो, इसमें कुछ चालक होते हैं वो ताप के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हमारा जो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कुछ ऐसे चालक होते हैं जिसमें अगर तापमान बढ़ता है तो हमारा प्रतिरोध है वो घटता है। जैसे अगर चालकों में अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। और अर्धचालक होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा प्रतिरोध है वो घट जाता है। एक मिनट, ताप गुणांक के अंदर यहाँ पे अगर 0 डिग्री हमारे पास अगर टेम्परेचर है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा जो प्रतिरोध होता है वो कितना हो जाएगा, R0। अगर हमारे पास यहाँ पे, यानी हम इसे R1 भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पे हम R1 भी मान सकते हैं। R1 यानी मतलब यहाँ पे सॉरी T1 भी मान सकते हैं। T1 का मतलब टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर है 0 है यहाँ पे, यानी तापमान है वो 0 है। उस टाइम पर भी हमारा प्रतिरोध है वो भी 0 है। अगर हमारे पास टेम्परेचर है कुछ, तापमान हमारे पास अगर कुछ है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रतिरोध हो जाएगा, यानी हमारे पास जो प्रतिरोध है वो भी कुछ हो ही जाएगा यहाँ पे। यानी T2 मान लेते हैं हम, यहाँ T यानी जो हमारा टेम्परेचर है वो कुछ है यहाँ पे, यहाँ R1 था, यहाँ R2 मान लेते हैं हम। यहाँ R2 पे मतलब कुछ टेम्परेचर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है तो यहाँ प्रतिरोध भी है कुछ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस RT में से R0 को घटा देते हैं। RT में से इस R0 को घटा देते हैं, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर है, वो अल्फा के बराबर हो जाएगा, यानी अल्फा R0 टेम्परेचर हो जाएगा। अल्फा को हम बराबर भागों में जब बांटते हैं बराबर में, तो RT माइनस ये हो जाएगा R0 बराबर अल्फा R0 T। अल्फा को अगर मैं बाहर लेता हूं तो अल्फा बराबर हो जाएगा RT R0 बटे R0 R0 अपॉन 0T। अगर मुझे यहाँ RT निकालना है, मुझे RT माइनस R0 बराबर ये अल्फा हो जाएगा R0T। अगर मुझे यहाँ RT निकालना है तो RT बराबर, ये माइनस में है तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी R0 अल्फा R0T, यानी ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस। अगर मैं यहाँ पे R0 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगर यहाँ कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ क्या बचा T, ये हमारा आ गया। अगर हमें यहाँ पे कुछ प्रतिरोध दे रखा है, यानी यहाँ पर हम ये R2 का मान भी निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पे जो R2 है ये मान भी हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। जहाँ पे अगर हमारे पास टेम्परेचर दे रखा हो, दोनों टेम्परेचर दे रखा हो, यानी ये टेम्परेचर भी दे रखा, अगर ये टेम्परेचर भी दे रखा तो हम दोनों टेम्परेचर निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T2 माइनस T1, ये होता है हमारा ताप गुणा का सूत्र। इसी के द्वारा हम, जैसे हमारे पास 2 टेम्परेचर दे रखे हो तो हम इसी के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 1 टेम्परेचर दे रखा हो तो हम इसके द्वारा, यानी R2 का मान अगर निकालना हो तो हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं। हमारा जो तापमान होगा, ताप गुणांक, वो 3 प्रकार का होता है। ताप गुणांक होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है शून्य। धनात्मक का मतलब होता है
जिसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर तो पॉजिटिव में होता है। पॉजिटिव का मतलब यानी अगर टेम्परेचर हमारा कम है तो वहाँ प्रतिरोध होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे एक तो हमारे पास जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक हो गया हमारा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ऋणात्मक ताप गुणांक, और एक हो गया हमारा शून्य टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी शून्य ताप गुणांक। इसके अंदर कौन से आते हैं? वो आते हैं जैसे चालक, तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये आता है। इनके अंदर एंटी यानी ऋणात्मक में कौन से आते हैं? जिनके अंदर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनमें प्रतिरोध वो कम हो जाता है, जैसे LDR है, VDR है, थर्मिस्टर है। ये जो इसमें अर्धचालक जो युक्तियाँ होती है वो इसमें आती है, ऋणात्मक होती है। शून्य में ये आती है अगर हम टेम्परेचर को अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी प्रतिरोध पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी ये नॉन होना चाहिए। यानी जैसे नाइक्रोम है, यूरेनियम है या यूरेका है, ऐसी युक्तियाँ जिनके अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध पे कोई असर नहीं पड़े। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जब किसी प्रतिरोधक को 10 डिग्री ताप पर प्रतिरोध 30 ओम है, 20 डिग्री यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर उस पर प्रतिरोध क्या होगा? यानी हमें 20 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके ऊपर हमें प्रतिरोध बताना है। यानी हमें क्या याद करना है? T2 याद करना है, T1 दे रखा है, R2 याद करना है। मतलब T1 दे रखा है, यहाँ पे T2 दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे अगर RT निकालना होता है तो यहाँ हो जाएगा R0 1 + αT, ये हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है? ये दे रखा है, दोनों दे रखा है, ये T1 भी दे रखा है, T2 भी दे रखा है। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर है T1 दे रखा है कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना दे रखा है? 20 डिग्री सेल्सियस। और R1 दे रखा है, यानी जो प्रतिरोध है वो दे रखा है, कितना दे रखा है? 30 ओम। हमें क्या निकालना? RT2 यानी दूसरे टेम्परेचर का प्रतिरोध निकालना है। ये तो निकालना हमें, क्या निकालना हमें? ये तो निकालना है RT2। सूत्र हो जाएगा हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा 1 + अल्फा का मान दे रखा है, यहाँ पे T है तो हमें क्या हो जाएगा? जो टेम्परेचर है उसे माइनस हो जाएंगे, T2 - T1 हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो ताप गुणांक होता है, ताप गुणांक का जो प्रतीक होता है वो A होता है, छोटा a, अल्फा जिसे हम बोलते हैं, छोटा a होता है। इससे हम, इसमें क्या होता है? अल्फा बराबर RT - R0/R0T, यानी इसका मान क्या होगा? ओम, और इसका मान होगा, एक सेकेंड, यानी ये हो जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा RT - R0, यहाँ हो जाएगा R0T। इसका जो होता है वो होता है ओम, और इसका जो मात्रक होगा वो होगा ओम × सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड। ओम से ओम कट जाएगा, यहाँ क्या बजाएगा? 1/सेल्सियस डिग्री यानी सेंटीग्रेड। यानी हमारा जो ताप गुणांक होता है उसको हम किस में नापते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? प्रति डिग्री सेल्सियस। यहाँ कितना का प्रति डिग्री सेल्सियस आता है। ये हमें किस में दे रखा है? पॉजिटिव में दे रखा है। पॉजिटिव में दे रखा है तो हम इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम हल करेंगे, कैसे हो जाएगा? ये T2 में निकालना है, यानी जो हमारा जो टेम्परेचर होता है, दूसरा जो टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री, इस वाले टेम्परेचर पे प्रतिरोध कितना आएगा हमें वो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो हमें यहाँ
R1 दे रखा है, यानी यहाँ जो पहला प्रतिरोध दे रखा है, कितना दे रखा है हमें यहाँ पे पहला प्रतिरोध 30 ओम, 1 आ जाएगा, प्लस एल्फा का मान दे रखा है हमें, कितना आ जाएगा 0.2 इंटू यहाँ पे क्या है T2 और T1 है, तो T2 कितना है हमारे पास 20 और T1 कितना है हमारे पास 10, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 10। अब वही बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले जो गुणे में उसको गुणा कर लो, फिर बाद में पॉजिटिव आ जाएगा। पहले इस वाले कोष्टक को हम हल करते हैं, पहले वो कोष्टक को हल करेंगे, यहाँ 30, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, इससे हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है वो शून्य के आगे आ जाएगा, यानी 0.2 जाएगा यहाँ पर। अब इसे हम 30 इंटू जब इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 इंटू, ये जुड़ जाएंगे दोनों तो कितना आ जाएगा 1.0, यानी 1.2 हो जाएगा यहाँ पे। जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएंगे, इसके कितने आएंगे, ये हो जाएगा आपके, हमारा जो प्रतिरोध होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 36 ओम। अगर हमें यहाँ पे ये पॉजिटिव दे रखा, अगर हमें नेगेटिव दे रखा होता तो हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0.2 यानी -1 में से अगर निकलेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 0.8, यानी कितना ओम हो जाएगा यहाँ पे 24 ओम हो जाएगा यहाँ पे। एक ही बात है। तो हम आगे नेक्स्ट अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।